नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो घटना चक्र पढ़ने जा रहे हैं। वार्षिक घटना चक्र जो करंट अफेयर आया है उसका संक्षिप्त में पढ़ने जा रहे हैं। लगभग ये 16 पेज की पीडीएफ है, लेकिन हमें लग रहा है ये 4 वीडियो तो आपको लग जाएंगे इसको बनाने में। अगर हम और जल्दी खींच सकें तो 3 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाक्रम इसमें दिए हुए हैं। और ये 2024 का अभी जो आया हुआ संस्करण है वो संस्करण है। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक के जितने भी घटनाक्रम हैं वो इसमें बताए गए हैं। ये देख लीजिए, ये समसामयिकी है घटना चक्र वालों की। हाँ, और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय से जैसे घटनाओं का क्रम दिया हुआ है, इसी प्रकार से इसमें जो आगे के पृष्ठ दिए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर होते हैं, वो हम सिर्फ पढ़ेंगे। एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अगर इसमें डीप में क्वेश्चन आता है तो बहुत मुश्किल है कि किसी को आए। अगर किसी को आ रहा है तो चलिए, उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, उस चीज़ को समझ रहा है। लेकिन ऐसा आता नहीं कि डीप वाला क्वेश्चन से यूपीएससी में डीप में करंट बनाता, उस तरह का नहीं होता है। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं पीसीएस और आरओ की घटनाओं, मतलब आरओ के पेपर में करंट अफेयर घटनाओं से। चलिए आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो किया गया था वो 10 से 12 जनवरी 2024 में किया गया था। करंट अफेयर क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो 10वां संस्करण आयोजित किया गया। ये ध्यान रखना है। देखिए मार्कर कैसे इस पे कार्य करता है। मार्कर इसमें सही चल रहा है तो हम मार्कर का ही यूज करेंगे, कोशिश करेंगे। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट वाइब्रेंट वैश्विक सम्मेलन कहाँ होता है? एक और क्वेश्चन, गुजरात में होता है। 2024 में कब किया गया? 10 से 12 जनवरी के बीच किया गया। 2024 में कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था, याद होना चाहिए आपको। एक तो इसमें बस यही खराबी कि एक बार में सब कंप्लीट हो जाता है माउस से। अब है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचित किया है? वो है 1 जनवरी 2024। तो को किया है वो है पोइला बैसाखी यानी बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइला बैसाखी का दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल दिवस बनाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत यानी स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी को जो है वो किया है, यानी कि बांग्लार जल रबी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? 15 दिसंबर 2023 को वो किया है। सूरत हवाई अड्डा गुजरात को किया है। अब उसके आगे देखते हैं। भारत सरकार का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? 14 दिसंबर 2023 को वो आईआईटी कानपुर में किया गया। जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न होंगे उस अंतर्राष्ट्रीय क्रम में मैं उसको रेड पेन से हाईलाइट करूंगा कि उत्तर प्रदेश भी आप देख सकें। अब आगे पढ़ेंगे, बस बार बार कलम चेंज करनी पड़ेगी, उसकी दिक्कत नहीं है। अब इसी का जो आईआईटी कानपुर, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है कैश फॉर कावेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से आयोग घोषित किया गया? 8 दिसंबर 2023 को वो महुआ मित्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की थी। महुआ मित्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? वो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल। ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा डीप में बनाना होगा तो पूछ लिया जाएगा कि महुआ मित्रा किस सांसदीय सीट से थी लोकसभा के? तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से थी, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि महुआ मित्रा को निकाला गया है।
कैश फॉर क्यूरी के लिए मतलब को पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने के घोटाले से संबंधित पूछा गया है। अब है इसके आगे देखते हैं। इसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2000 रिपोर्ट जारी की गई है 3 दिसंबर 2023 को। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ने जारी की है। और इसमें जो सड़क दुर्घटना से जो हिट एंड रन ट्रायल जो कानून बनाया गया था, उससे आज एक संपादकीय में, जनसत्ता के संपादकीय में देखेंगे तो आज एक विवरण संपादकीय निकला है, जिसमें बताया गया है कि 42% लोगों की जो मौत होती है वो एक्सीडेंट से होती है, ये बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो भी अपराध से रिकॉर्ड या तो कोई मृत्यु संबंधी रिपोर्ट होती है वो इसी में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में 445.9 से घट करके वर्ष 2022 में कितनी हो गई है, तो वो 422.2% हो गई है, तो घटकर हो गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस नगर में दर्ज किया गया, वो कोलकाता में किया गया है। ये अच्छी बात है कोलकाता के लिए। अब आगे पढ़ेंगे। अब है, एक मिनट, चलिए आगे पढ़ते हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, वह किया गया 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। फिर वही सिलेक्ट हो जा रहा है। गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। अब इस अस्पताल का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब है, ये भी नाम भी ध्यान रखना। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है, इसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। पेन ही ले लेते हैं यार, येलो कलर से ले लेते हैं, जहाँ रेड की जरूरत पड़े वहाँ रेड कर देंगे। बार बार ये उचित नहीं होता है कि बार बार हम उसको सेट करें या ना सेट करें। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये जो हमने नहीं नोटिस किया कि जूम पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब आप बताइए कैसे दिख रहा है, और जूम कर सकता हूँ इसको। देखो तो हाँ, अब सही दिखाई दे रहा है, ऐसे पढ़ाना चाहिए मुझे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है, वो है प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जन मन योजना किससे संबंधित है, वो है संवेदनशील जनजातियों से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। जनमन योजना का क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, 29 नवंबर 2023 को, वो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो पासीघाट कहाँ है वो याद रखिएगा, वो अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ क्या किया गया, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वो कहाँ किया गया, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना मंजूरी दी है, वो है महिला स्वयं सहायक समूह ने की है। तब महिला स्वयं सहायक समूह को ड्रोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ये है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, वो एम्स देवघर झारखंड में किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ
और वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। सेंटर को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, सेंटर का नाम, सेंटर के दर पे मंदिर कर दिया गया है। यही एक जबरदस्ती का कर, पूछ लेगा तो क्या कर लेंगे, अब मंदिर पूछेगा जरूर। काशी तमिल संग्राम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया, वो किया गया काशी तमिल संगम का दूसरा चरण, ये इंपॉर्टेंट है, वो 17 से 30 दिसंबर 2023 को किया गया। यह संगम कहाँ आयोजित हुआ, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। लीजिए, रेड मार्कर का काम प्रारंभ हो गया है, रेड मार्कर काम ये। काशी तमिल संगम कहाँ आयोजित किया गया, उदय काशी से ही याद कर सकते हैं वाराणसी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है, तो वह है घोल मछली, जो है गुजरात की राज मछली घोषित की गई है। इस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन ने WTO की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया, वो केरल की किया गया। विश्व में पहले 3D प्रिंटिंग मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, वो सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि 3D प्रिंटिंग इस समय बहुत ज़्यादा चर्चे में है विश्व में। हाँ, वो सिद्धिपेट मंदिर जो है वो आप देखेंगे तेलंगाना में बनाया गया, जो 3D प्रिंटिंग से बनाया गया, इसलिए मैं इसको रेड मार्क कर दे रहा हूँ। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के सहयोग से लॉन्च किया गया। हाँ, मुझे लग रहा है इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि साथी पोर्टल्स क्या है। साथी पोर्टल के बारे में बताइए। हाँ, कौन सा, या तो साथी पोर्टल के बारे में कौन सा सही है। पहला लाइन बनेगी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। दूसरी लाइन बनेगी कि यह IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और तीसरी लाइन बनेगी कि यह पोर्टल जो है, या तो तीसरी लाइन बनेगी ही नहीं, सिर्फ दो ही बनेगी, और उसमें लिख देगा पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों सही नहीं है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बनने की मुझे इसमें संभावना लग रही है। अब साथी का पूर्ण रूप देख लीजिए, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मतलब कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट यानी स्वयं का मूल्यांकन करना, और हेल्प लेना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हेल्प लेना। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये ध्यान रखिएगा, आप भी तो 3 बार ऐसे बोलिएगा, तो ये साथी पोर्टल का नाम आपको, तब साथी का पूर्ण नाम याद हो जाएगा। अग्नि पहला किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, अग्नि तो वह केंद्रीय आयुष मंत्रालय का है। ये तो बहुत अपने आप में, अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नेपच्योर हॉल। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं तो इसको रेड मार्क करूंगा कि अग्नि, सबको लगेगा अग्नि कोई विमान है या कोई हथियार है। इस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि का नाम क्या है, अग्नि का नाम है आयुर्वेद ज्ञान नेपच्योर हॉल पहल है, ये याद रखिएगा। इस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है 15 नवंबर 2023 को, वो खूंटी झारखंड से किया गया है। कहाँ से, खूंटी झारखंड से किया गया है संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा यात्रा। इस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया, वो उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। देखिए आगे इंपॉर्टेंट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। अब है, देखेंगे, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इन्वेंट इंटीग्रेटेड एंड स्टेन्स 2.0, यानी कि सिटीज जो है 2.0 लॉन्च कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया, वो नई दिल्ली में किया गया। सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू
इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन्स है, पूरा नाम है। अब आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? वह इटावा में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदना का आयोजन किया गया? वह 22 अक्टूबर को गोंडा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़ राजस्थान दौरे पर एक ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया। उस मंदिर का नाम सांवरिया सेठ मंदिर है। क्या है? सांवरिया सेठ मंदिर है। अब ISO 9001 और 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ है? वो है भोपाल, मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? उसे दिया गया है नमो भारत दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारंभ किया ऑपरेशन चक्र 2। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? वह संगठित साइबर अपराध से संबंधित है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? वह गांधीनगर, गुजरात में किया। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाऊ शहीद स्मारक कहाँ बना है? वह बना है गुजरात, गांधीनगर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? वो है, मंच का नाम मेरा युवा भारत है। कब किया? 31 अक्टूबर 2023 को। 31 अक्टूबर 2023 को क्या होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इस जयंती को किस नाम से जाना जाता है? युवा जयंती, युवा दिवस के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है, इसलिए इस पोर्टल का अनावरण किया गया। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का जलीय जीव किससे घोषित किया गया है? वो गंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया है। अब भारत का पहला देखेंगे, हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? वह सितंबर तट जो है वो है तट मंदिर, तमिलनाडु का है। पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व है। देश का दूसरा और राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है वो राजस्थान ने की है। इससे पहले बिहार ने की थी। अब है, देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन था? बिहार था। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? नीमच, मध्य प्रदेश में रखी गई है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 1440 मेगावाट है। कौन सा पंप आधारित परियोजना है, यानी कि जल विद्युत से संबंधित है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिणी एल्होनक झील किस राज्य में अवस्थित है? वो सिक्किम में है। बहुत इंपॉर्टेंट, एल्होनक झील कहाँ है? वह सिक्किम में है। अब आप देखेंगे, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह परियोजना किन राज्यों में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। फूलपुर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आएगा, औरैया भी उत्तर प्रदेश में, विजयनगर जो आएगा वो आपको मध्य प्रदेश में आएगा। तो ये जो हो गया आपका यूपी से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं तो इसको पूरा मार्क करूंगा और जरूर अपनी कॉपी में लिखूंगा।
जो रेड लाइन में इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं अपना नोट्स रिवीजन या फिर लास्ट समय में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए करूँगा उसमें इसको ज़रूर जोड़ूंगा, ये सारी घटनाओं को मैं ज़रूर जोड़ूंगा एक बार और, इसलिए इसको मैं रेड पेन से करते चला जा रहा हूँ। अब ये देखते हैं कैसे दिख रहा है एक बार। हाँ सही है। हाँ, एक मिनट रुकिए। स्वच्छ भारत अभियान, सॉरी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उत्तर प्रदेश है। पहली नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर 2023, याद रखिएगा। नीलगिरी ताहर किस राज्य का राजकीय पशु है? वो है तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? उसे संसद सदन के नाम से जाना जाता है 19 सितंबर 2023 से। आदि शंकराचार्य के स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? वो किया गया ओंकेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। आदि शंकराचार्य, जो अभी कह रहे हैं ना शंकराचार्य लोग कहते हैं मंदिर उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, तो वैसे याद रखिएगा उनको स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जाना जाता है, और ओंकेश्वर में उनकी जो है वो अ, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? बहुत इंपॉर्टेंट, 128वां। ये तो 100% मुझे लग रहा है पूछेगा ही पूछेगा, मैं इसको अभी भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि जो महिला विधेयक आया था, महिला संरक्षण विधेयक आया था, नारी शक्ति वंदना विधेयक के नाम से, उससे वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 128वां था, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, 128वां था। अब देखते हैं सितंबर 2023 संशोधन विधेयक, ध्यान रखिएगा 128वां था। सितंबर 2023 में किस पशुओं को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? वो दी गई मिथुन को दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की 17 सितंबर 2023 को। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया कहाँ? 17 सितंबर 2023 को किया, यशोभूमि पर किया। MICD सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी, मीटिंग, इनिशिएटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन होता है ना, वही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन प्रोकर परियोजना की आधारशिला रखी? वो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में रखी। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? वो की उत्तराखंड ने प्रदान की। भारतीय सेना के पूर्व शहीद और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? 5 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया। पूछा जाएगा प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है पूर्व शहीदों से संबंधित है, उनके परिवारजनों के कल्याण से संबंधित है, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तृत करने की मंजूरी प्रदान की है? 2025-26 तक की है। ये वर्ष पूछा जाएगा, मैं इसको तो मार्क करूंगा ही करूंगा, ये पक्का पूछा जाएगा उज्ज्वला योजना को लेकर। माफ करिएगा, 2025-26 है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शीर्ष 3 शहर में क्रमशः कौन है? स्वच्छता के स्तर पर देखेंगे तो सबसे इंदौर, आगरा और पुणे। क्योंकि आगरा आया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आगरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब है देखेंगे कि केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो वो है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से रखी। उत्तर प्रदेश के किस नदी ने जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की है? तो सरयू नदी ने की है। अयोध्या बहुत चर्चा का विषय रहा है, तो याद रखिएगा जटायु क्रूज कहाँ स्टार्ट हुआ है? वो
सरयू नदी अयोध्या में शुरू हुआ है। यूपी का क्वेश्चन इसलिए रेड करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया है? वो चित्रकूट में बनाया गया है। याद रखिएगा, चित्रकूट में बनाया गया है। अब है आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? वह 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर गुजरात से अभिसारी रूप से किया गया है। अब राष्ट्रीय खबर खत्म हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय खबरों को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो डोनाल्ड ट्रक्स ने ली है। डोनाल्ड ट्रम्प से डोनाल्ड ट्रक्स याद रख लीजिएगा कि सॉरी, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? वो मर्सर के द्वारा जारी की गई। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241 शहरों को शामिल किया गया। रैंकिंग में 3 शहर कौन से हैं? तो पहला आप देखेंगे वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया का है। दूसरा जुरिखा जो है वो स्विट्जरलैंड का है, और ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रेड कलर से पेन से मार्क कर देता हूँ। 7 को शामिल किया गया है। ये शहर कौन से हैं? 153 नंबर में हैदराबाद तेलंगाना का है, 154 में पुणे महाराष्ट्र का है, 156 में जो है बेंगलुरु कर्नाटक का है, 161 में चेन्नई तमिलनाडु का है, 164 में आप देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र का है, 170 में देखेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल का, 172 में दिल्ली जो है। अब आगे देखते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? 10 सितंबर 2023 को तो दुबई में COP28 के द्वारा किया गया है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो इसमें जो आप देखेंगे 11 देश शामिल है। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, घाना, उसके बाद हंगरी एवं अमेरिका हैं। तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में कौन कौन से देश शामिल है? ये देश का नाम याद रखिएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। किस शहर की, ये जो शहर है ये ध्यान रखिएगा, एक बार मैप बना के आप याद रख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं। इस शहर की मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वह नई दिल्ली में किया गया। इस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, वो हैं केन्या के हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? वो 5 से 8 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने, बोत्सवाना में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? वो है गरबा को घोषित किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है गरबा। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये गुजरात का है। यूनेस्को को इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो यह 15वीं है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? 6 दिसंबर 2023 को। वो है टेलर स्विफ्ट हैं, अमेरिकन पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। टेलर स्विफ्ट हैं पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। उसके आगे देखते हैं। CEO ऑफ द ईयर 2023 कैसे किसे चुना गया? वो सैम ऑल्टमैन को, जो ओपन AI के फाउंडर हैं, बहुत चर्चा में रहे थे। अब इनको कंपनी से निकाला गया फिर रखा गया, तो इस तरह की बहुत चर्चा में रहे। आप गूगल पे डाल के या यूट्यूब पे देख सकते हैं, सैम ऑल्टमैन उनका नाम है। अब हम जा रहे हैं उसके आगे का पोर्शन पढ़ने के लिए। हाँ देखिए कैसे दिख रहा है, सही है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो लियोन मेसी को चुना गया। एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लियोन मेसी को चुना गया। दुनिया का 100वां सबसे अधिक
सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई। सूची में 3 शीर्ष महिलाएं हैं। उर्सो उर्सोवा उर्स उर्सोला ऑन डेर लेयन अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की। क्रिस्टीन लेगांडे अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका की हैं। सॉरी। इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4। ये संख्या याद रखिएगा, सीधा पूछा जाएगा। जिसमें आप देखेंगे 32 नंबर पर निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फिर रोशनी नाडाल मल्होत्रा रैंकिंग में 60वें नंबर पे हैं। सोमा मंडल जो रैंकिंग में 70 नंबर पे है, और किरण मजूमदार शाह जो रैंकिंग में 76 नंबर पर हैं। बस ये पूछा जाएगा कि फोर्ब्स मैगजीन में पूछा जाएगा कितनी भारतीय महिलाओं को चुना गया? तो 4 को चुना गया। और यह जो पहली थी वो कौन थी, उनके बारे में पूछा जाएगा। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? वो इटली ने की है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीडर आईटी 2.0 का शुभारंभ किया? वो स्वीडन के साथ किया है। लीडर आईटी 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजैक्शन 2.0। किस देश के को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? वो है भारत को निर्वाचित किया गया है। भारत को किस द्विवार्षिक सम्मेलन के लिए चुना गया है? वह चुना गया है 2024-25 के लिए चुना गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंडस्ट्रीज एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा चुना गया है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कौन देश है? तो हमेशा की तरह कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आप जलवायु प्रदर्शन यानी कि क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहले, दूसरे और तृतीय स्थान पर कोई नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देशों में चौथे में आप डेनमार्क, 5वें में आप देखेंगे इस्टोनिया और 6वें में फिलीपींस है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 7वीं रैंकिंग है। इसमें ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 जारी की है? 5 दिसंबर 2023 को तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों को कितनी % हिस्सेदारी है? तो वो 82% हिस्सेदारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिसेफ को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कैसे दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो किया है भारत की पहल से किया है। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? तो COP21 शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में लॉन्च की गई। WISE शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा कतर में आयोजित किया गया। WISE का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत रूप है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन है। यह किस थीम पर आधारित है? तो यह है रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मिलित किया गया? तो वो थी सफीना हुसैन, पहली भारतीय महिला थी। ये तो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, सफीना हुसैन का नाम ध्यान रखिएगा, वाइस पुरस्कार से संबंधित थी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं? न्यूजीलैंड के तो क्रिस्टोफर एलेक्स को नियुक्त किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई के पीछे
छोड़कर विश्व का 8वां सबसे आश्चर्य बना है? वो बना है ओंकारेश्वर मंदिर को कंबोडिया का है। ओंकर वाट मंदिर जो है वो बना है। अब है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ, ये 100% आएगा। लीजिए मैं भी इसको रेड कलर से कर देता हूँ। ये कौन सा मंदिर इटली कहते हैं, इटली के पोम्पई को छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना यानी अजूबा बना है? वो है ओंकारेश्वर मंदिर। कहाँ है? कंबोडिया में है, ये याद रखिएगा। ये 100% क्वेश्चन आएगा। अगर अब तक नवंबर तक में अगर पेपर का डिज़ाइन नहीं हुई होगा, अगर पेपर डिज़ाइन हो गई होगी तो कोई बात ही नहीं है, अगर पेपर की डिज़ाइन नहीं हुई होगी तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुना गया है, वो है जोसेफ बोयकोस चुना गया है। APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वो सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित किया गया। थीम क्या थी? सबके लिए एक निचले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडे को नियुक्त किया गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? वो मोहम्मद मुइज्जू ने ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत विरोधी पार्टी कहा जाता है। इसी को लेकर कहते हैं मालदीव में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया मालदीव के रिलेशन में। और इंडिया मालदीव के रिलेशन ख़राब होने के पश्चात कौन ज़्यादा मज़े ले रहा है? मज़े ले रहा है चाइना, बहुत मज़े ले रहा है। क्योंकि अगर हम भारत का एक मैप खींचें ऐसे करके, रुकिए आज मैं इसको थोड़ा विस्तृत कर ही देता हूँ। बहुत दिन सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन बना नहीं रहा था क्योंकि PPT बनाने में बहुत समय लगता है। चलिए, एक हमने ये भारत का मैप खींचा, हाँ, फिर ये पाकिस्तान आ गया अपना, मान लीजिए ऐसे, एक भारत को ये मान लीजिए पाकिस्तान रफली है, ठीक है। पाकिस्तान के बाद फिर यहाँ पर ऐसे बना देते हैं रफली, ये चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया मान लीजिए, ये श्रीलंका हो गया, ये मालदीव हो गया, पाकिस्तान तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, नेपाल में चाइना का इन्वेस्टमेंट है ही, भूटान बिजली घर के लिए भाग ही गया चाइना के पास, और बचा बांग्लादेश, उसमें तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट है ही, हाँ, चाइना का। देखिए 3 लोग ये हो गए, और ये म्यांमार तो जानते ही हैं, पूरा सब तख्ता पलट हो चुका है चाइना के हस्तक्षेप से। श्रीलंका का हम्बन टोटा गया ही गया हमारे हाथ से। मालदीव से हमने पंगा ले ही लिया है। मालदीव से पंगा क्या ले लिया है, मालदीव से हमारी नाराज़गी गई गई। पाकिस्तान तो यहाँ हमारा तो दुश्मन बैठा ही था। अब क्या हो गया है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से चाइना का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, होगा आपको। चाइना चारों तरफ से भारत को घेर रहा है, आप ये देख ही रहे हैं, कोई उसमें वो छुपाने वाली बात नहीं है। चाइना चारों तरफ से भारत को घेर रहा है। और हमने क्या किया है, हमारी जो एशिया पैसिफिक नीति थी ना, उसमें कहीं ना कहीं हम चाइना से पीछे होते चले जा रहे हैं। चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कर करके भारत को कहीं ना कहीं से घेर रहा है, ये बात ध्यान रखना है। तो इसी को हम कह रहे थे कि जो अभी वर्तमान में मालदीव में नई राष्ट्रपति बने, इनका नाम है मोहम्मद मोइज है। ये कैसे हैं, ये चाइना के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा संबंध और बेकार हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको। कैसे हम अपनी विदेश नीति में कहीं न कहीं घाटा सह रहे हैं, वह इसमें दिख रहा है। चलिए, रेड पेन थी तो इसको येलो कर लें। कहीं-कहीं भारत की विदेश नीति सच में बहुत बेकार लगती है, और जब कुछ-कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो सच में बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जब उस आश्चर्यचकित को जब डीप में जानेंगे ना, तो कहीं न कहीं से आपको फिर से लॉस नज़र आने लगेगा। चक्रवात मिघिली कहाँ पर है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो मालदीव ने किया है। मालदीव चर्चा में मिघिली चक्रवात जो अभी बंगाल की खाड़ी में आया है, उसका नामकरण किसने किया है? उसने मालदीव में किया है। इस चक्रवात का मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हो? भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में यही 2 देश हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्मर्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो वो रूस हो गया है।
क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो वो 8 नवंबर 2023 में क्वा रेली साइमडिक क्यूएस के द्वारा जारी की है। यह कौन सा संस्करण है? ये 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक स्थान किस देश ने है? तो वो है भारत। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो वो भारत के हैं। रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थापक है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना है। अब आगे पढ़ते हैं। रैंकिंग में कौन सा कौन सा संस्थान है? तो आईआईटी बॉम्बे 40वीं रैंकिंग में है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो नवंबर में जो जारी की गई वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने आईईपी ने जारी की है। क्या इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट जारी की है? ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किसने जारी की है ये भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एशियन